नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए सरकार की नीतियों का फीडबैक ले रहे हैं और उनके साथ साथ उन्हें जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लोगों के बीच जाकर ये जान रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं वो कितने कारगर हैं, कितने सटीक हैं और क्या उनमें कोई बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को अपनी तरफ से रणनीतियां बनानी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की सियासत में नए सियासी समीकरण बनाने की चाहत को पंख लगाने की कवायद में अभय चौटाला जी जान से जुटे हैं। चुनावी बाजी को बीजेपी के हाथ से छीनने की कोशिश में वो ऐसे धुर विरोधी सियासी दलों को भी आमंत्रित कर रहे हैं जिनसे कभी राजनीतिक रिश्ता और मोह नहीं रहा। परिवर्तन पदयात्रा में अक्सर सभा के दौरान मीडिया के सामने अभय कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए। अपनी पदयात्रा में अभय ने आशंका पहले ही जता दी कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ नहीं आई तो सभी को जेल में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी। गोहाना में पदयात्रा के दौरान अभय चौटाला ने कहा, यात्रा खत्म होते ही बड़ी रैली का आयोजन होगा जिसमें पूरे देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही अभय ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट हों। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। इस बयान पर अभय ने तंज कसने के साथ साथ विपक्ष को एक साथ आने का फिर से आह्वान किया है। क्या कह रहे हैं चौटाला, जरा सुन लेते हैं। होकर के इस तरह की बात करता है ताकि लोगों के अंदर एक वो रहे। समय आने दो, आपके सामने सारी चीजें साफ होंगी और जिनके बड़बोले बोल है आज, इनकी आप हालत देखना क्या होगी इस प्रदेश के अंदर। लोगों की भावनाओं के साथ आप उनसे बड़े नहीं हो सकते। जो लोगों की भावनाएं हैं उनको तो हर आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा। देश का कोई बड़ा नेता जो ये चाहता होगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो, सेंटर से, वो हमारे मंच पे होगा। वो आकर के उस दिन फिर ये बात कहेगा कि हमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत करी थी और आज बिल्कुल क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले की बड़ी रैली होगी तो वो कायदे इस बात के ऊपर मोड़ लगा करके जाएंगे कि हम लोग मिलकर खेलें। हर हालत में इस देश के अंदर कोई कांग्रेस साथ आए या ना आए, वो कांग्रेस ने फैसला करना है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल जो है, बहुत सारे राजनीतिक घटक जो है, अलग अलग प्रदेशों में जिनकी अपनी पहचान है, जिनकी मजबूती है, वो सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो अभय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ आए ना आए, लेकिन एक मंच पर राजनीतिक दलों के दिग्गज आएंगे देवीलाल जयंती पर, जब हम एक बड़ा आयोजन करेंगे। अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए अभय लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। वो आएंगे भी, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इनेलो को इस बात का भी डर है कि किसी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ना जीत सुनिश्चित करने में कारगर साबित नहीं होगा। अभय के आरोपों के मुताबिक क्या कांग्रेस जनभावना को नहीं समझ पा रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ सकता है। वहीं 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक साथ आने से क्या वो बीजेपी के सामने कोई चुनौती खड़ी कर पाएंगे? बड़ा मुद्दा में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान शाम को सीएम मनोहर लाल मीडिया से बात कर रहे थे। विपक्षी एकजुटता के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, उसे भी जरा सुन लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी किसी की ताकत बढ़ती है तो जो सामने लोग होते हैं, जो निराश हो चुके होते हैं, जिनको सत्ता से नजदीक दिखाई नहीं देती है, वो किसी एक को दूर करने के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं और जो इकट्ठे होते हैं ये उनके कमजोरी का एक प्रमाण होता है। तो कमजोर व्यक्ति सामने इकट्ठे होते हैं। ये आज नहीं, डेमोक्रेसी जब से शुरू तब से ही होती है, आगे भी होगी। इसका मतलब ये कि मोदी जी की ताकत ज्यादा है। मोदी जी को ताकत को वो हराने के लिए भले ही तैयार होंगे, लेकिन मोदी जी हारने वाले नहीं है। मोदी जी की एक निश्चित पहले के बहुमत के बराबर से ऊपर ये सरकार आने वाली है, निश्चित आने वाली है। सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं, देखिए जब लोकतंत्र में एक प्रक्रिया रही है, कोई सत्ता पर आसीन पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी है जो मजबूत हो रही होती है, उसको हराने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए जो कमजोर लोग होते हैं वो इस तरह से इकट्ठा होते रहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी होता रहा है। तो क्या ऐसा मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी जो है, जिस तरह से सीएम मनोहर लाल बात कर रहे हैं, वो इतनी मजबूत स्थिति में है
कि उससे लड़ने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो लगातार परिवर्तन यात्रा के जरिए वो एक बात कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। तो बीजेपी तो खुद को मजबूत मान चुकी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभय का यह बयान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अकेले किसी पार्टी के बूते की बात नहीं है कि बीजेपी को हरा पाए। लेकिन इस पर कांग्रेस का यह मानना है, कांग्रेस का यह कहना है, लगातार भूपेंद्र हुड्डा एक बात कहते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा की बात कर लेते हैं तो पूरी तरह से अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने में सक्षम है। अब इस पूरे प्रकरण में सियासी समीकरण क्या बन सकते हैं, ये सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है। लेकिन चुनाव से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी ताकत, अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार कर रही है। आम आदमी पार्टी भी सीधे लोगों से बात कर रही है। जननायक जनता पार्टी का भी कार्यक्रम है कि जितनी ज्यादा मात्रा में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए, लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए, उतना आगामी चुनाव में उनके लिए बेहतर होगा। किसी भी सियासी पार्टी के लिए उसका जनाधार महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या ये विपक्ष का जनाधार 2024 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक साथ दिखेगा या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? और ऐसी स्थिति में अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, साथ आते हैं तो क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी सवाल बड़ा है। मेरे साथ सभी सियासी दलों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राष्ट्र दहिया बीजेपी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, दहिया साहब स्वागत है। टीपू पोड़िया जेजेपी प्रवक्ता हैं, सुखविंदर सिंह गिल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, दोनों का बहुत स्वागत है। रविंद्र ढुल कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, ढुल साहब स्वागत है आपका। विजेंद्र रेडू इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ है, रेडू साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल रेडू साहब आप ही से करना चाहूंगा। अभय लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, या फिर हरियाणा प्रदेश की बात भी कर लेते हैं, वहां भी स्थितियां कुछ इसी प्रकार की बन रही हैं जैसे कि वो बात करते हैं, क्या अपने दम पर कोई एक पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है? कहीं अभय चौटाला को इस बात का डर तो नहीं हो गया है कि देखिए अगर बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी तो बीजेपी नहीं हार पाएगी? उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, नहीं देखिए, इसमें शमशेर जी इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू यदि आप केंद्र की, तो केंद्र में बहुत पहले पिछले सितंबर को जब फतेहाबाद में हमारी रैली हुई थी ताऊ देवलाल का जन्मदिन के ऊपर, उस टाइम तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास किया गया था और देश के बड़े बड़े कई नेता वहां पर पहुंचे थे। उस मंच से घोषणा की गई थी कि केंद्र में तीसरे मोर्चे की बीजेपी की सरकार को वहां से निकालने के लिए, और उसके प्रयास भी जारी है। आपने देखा होगा अभी चाहे नीतीश जी मिल रहे हैं, खास करें कहीं न कहीं केंद्र में तीसरे मोर्चे के गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि केंद्र से सरकार को चलता करने का काम करे। लेकिन रेडू साहब एक मिनट, जैसे आप हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल बूते पर अपने चुनाव की तैयारी कर रही है जी। देखिए तैयारी मैं ये नहीं हम कर रहे हैं, सारे ही तैयारी कर रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, क्योंकि नजदीक आ गया है और सभी अपने अपने ढंग से तैयारियां कर रहे हैं। हम भी उसी का एक पार्ट है और हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत हमने प्रदेश शुरू कर रखी है। लेकिन और अब बात यह है कि जो हरियाणा प्रदेश के समीकरण मुझे दिखाई दे रहे हैं, बात आशीर्वाद देना है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, अभय सिंह जी चौटाला कभी डरते तो है ही नहीं, डरवानी तो उनको बात होती ही नहीं मन में। वो तो त्यागी पुरुष है और चौधरी देवीलाल के नहीं, वो एक सियासी डर दिखा रहे हैं। देखिए अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम सबको जेल में बैठ के राजनीति करनी पड़ेगी, वो डर नहीं कह रहा मैं कि डर जाना, लेकिन एक सियासी जो भय, वो चाहे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहें, कांग्रेस को कहें, अन्य विपक्षी पार्टियों को कहें, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करने से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता होगा कि देखिए इनेलो तो इतनी ताकतवर है नहीं, और उससे आप एक बात ये भी संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी तो बहुत मजबूत है, तो इससे क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? नहीं शमशेर जी, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अभय सिंह जी क्लियर कह रहे हैं, उसके बयान को थोड़ा सा तोड़ रहा है, लेकिन जो उनका बयान है, रियलिटीज में जो बयान है और जो वो कहना चाह रहे हैं वो कुछ अलग बात है, और उसको जो ना दिखाया या बताया कुछ अलग तरीके से जा रहा है। अभय सिंह और हमारे राखी जी होते चौधरी ओम प्रकाश जी, वो उनका कहना यह है कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी हरियाणा प्रदेश में, हम जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। लेकिन यदि उनके बाद बयान को जो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन
यदि हरियाणा प्रदेश 2009 वाली हो जाती है, यदि हरियाणा प्रदेश में स्थिति 2019 वाली हो जाती है, जब पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे हालात में हम हरियाणा प्रदेश से बीजेपी की सरकार को भगाने के लिए, इनसे हरियाणा प्रदेश को मुक्त कराने के लिए, तो ये इसका मतलब यही तो है ना, इसका मतलब यही तो है ना रेड्डू साहब कि देखिए अभी भी आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो, अगर मगर जब होता है तो आपको लगता नहीं कि इस प्रकार की स्थिति में जो है पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनमें एक संशय रह जाता है। लौटूंगा आपके पास, मैं और भी तमाम पार्टियों के नेताओं से बात करूंगा। मेरे साथ ढुल साहब मौजूद हैं। ढुल साहब, आपने लगातार सुन ही रहे अभय चौटाला को, और आज भी उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस साथ आए ना आए, लेकिन वो पहले जरूर कहते रहे कि कांग्रेस साथ आए, पर यह भी कहा कि बड़ बोले जो लोग होते हैं उनकी हालत क्या होगी आप लोग देख पाएंगे। तो क्या उन्हें ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना कि हम तो सक्षम है अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाने में, अभय को लगता है कि बड़बोलापन है? देखिए, निश्चित तौर पर जो पार्टी आज के दिन में हरियाणा के अंदर 31 विधायक लेकर के बैठी है, नंबर 2 पे है, प्रमुख विपक्षीय पार्टी है, जिसके पास अपना एक जनाधार है, तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल जाहिर है। जब जाहिर होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम सक्षम हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सक्षम है यहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है। जहां तक बात ये विपक्षी एकता, तो विपक्षी एकता के बारे में हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है, क्योंकि ये तो केंद्र का है मामला, राज्य का तो है नहीं। तो विपक्षी एकता के मामले में हमारा बिल्कुल सीधा मत है कि बिना कांग्रेस के कोई भी विपक्षी एकता बिल्कुल भी संभव है नहीं। कांग्रेस लीड करती है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई आपत्ति नहीं आएगी। जहां तक बात जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस अपने दम पर पूरी तरह से मजबूत है, मुझे लगता नहीं कि वहां पे इस प्रकार की कोई अफरा तफरी फैलनी चाहिए कि भाई दिक्कत होगी। आज के दिन में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई कांग्रेस की तरफ हरियाणा की जनता देख रही है और हरियाणा की जनता कांग्रेस को मैंडेट देने वाली है। तो जहां तक बात अभय सिंह जी की, उनकी यात्रा की हम शुभकामनाएं देते हैं। शुरुआत से भी हमने दी है, आज भी एक अच्छा एक कार्य कर रहे हैं, इस देश के प्रदेश के अंदर जागरण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, अपने राजनीतिक मजबूती को बढ़ाए, हमारे उनके साथ में शुभकामनाएं हैं। लेकिन कोई कंपैरिजन आज के दिन में किसी प्रकार का बनता नहीं है, जिस प्रकार का कंपैरिजन की किसी प्रकार की बात की जा रही है। लेकिन ढुल साहब, जैसे आपने कहा कि हम 31 विधायकों के साथ हैं, 30-31 विधायकों का हम सब बात कर लेते हैं, तो 2014 की स्थितियां भी तो ऐसी थी ना। उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार, उनका वोट बैंक, उनकी सीटों की बात करें तो फिर 19 में क्या हश्र हुआ? क्या ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम इतनी स्थिति में है, तो क्या ये एक आधार है कि हमारी इतनी सीटें हैं और 24 के चुनाव में इस सीट का जो आंकड़ा है हमारे लिए सकारात्मक काम करेगा? नहीं, आधार ये है कि जहां तक बात इनेलो के साथ, तो देखिए पार्टी टूटी तो उसके कारण निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक और कोई दोहराए नहीं है। तो 2014 और 2019 की इनेलो का भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2014 में इनेलो एक थी, 19 में नहीं थी। 2009 के अंदर इनेलो की आप सीटें याद करें, उस समय पर इनेलो के पास 33 सीटें थी। 2014 में इनेलो के पास में घट करके 20 हुई, इसमें एक अकाली दल की भी थी, और 2019 में वो घट करके 1 में रह गई, और एक जननायक जनता पार्टी, नई पार्टी जो बनी, उनके पास में 10 सीटें आ गई। यानी कि मान लीजिए कि लोकदल परिवार के पास में टोटल मान करके 11 सीटें रह गई, क्योंकि वो डिवाइड हुआ। तो कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का कारण है इंक्रीजिंग सीट, न कि डिक्रीजिंग सीट। 2009 के अंदर कांग्रेस के पास में कितनी सीटें थी हमको पता है, उसमें कोई शक नहीं है, 40 सीटें थी। 2009 के बाद में 2014 में कांग्रेस की सीटें घटी, लेकिन 2014 के बाद में 2019 में कांग्रेस की सीटों में बड़ी भारी सीटों में भी और कांग्रेस के जनाधार में, दोनों चीजों में भारी बढ़ोतरी हुई। ठीक है। उसके बाद में उपचुनाव के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। एक मिनट ढुल साहब, एक सवाल और मेरा आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने एक बात और कह दी कि केंद्र में देखिए कांग्रेस के साथ लोग आएंगे तो ही हम बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। तो यही बात तो अभय चौटाला कह रहे हैं कि देखिए सबको साथ आना पड़ेगा, और तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ आना ना आना उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उनका भी तो एक ही संदेश है ना, एक ही मैसेज है ना कि सबको साथ आना पड़ेगा। देखिए मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूं। एक मिनट रेड्डू साहब, एक मिनट आपके पास आऊंगा। जी ढुल साहब। केंद्र के अंदर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि क्योंकि केंद्र का मत है, केंद्र कांग्रेस का इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मत है कि एक समय है कि समस्त विपक्ष को कांग्रेस के झंडे के नीचे कांग्रेस के साथ में अलाइन होना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में लड़ाई की जा सके, जो राजनीतिक लड़ाई। तो ये माना जाना चाहिए,
ये मान लिया जाना चाहिए कि देखिए बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यही मैं आज बात कर रहा हूं कि कोई पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि हम बीजेपी को अकेले दम पर शिकस्त दे सकते हैं। देखिए, कुछ जगह पर जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के अंदर भी बिखरा हुआ, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के अंदर दूसरे प्रकार की दिक्कतें हैं, तो वहां पर नेचुरल सी बात है कि कांग्रेस को अलायंस की जरूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश को लीजिए, वहां पर कांग्रेस में बड़े भारी बदलाव हुए, बहुत भारी उसके अंदर बिखराव भी हुए, बड़े नेता वहां पर छोड़ करके गए, तो नेचुरल सी बात है वहां पर कांग्रेस को आवश्यकता है। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश की पोजीशन को हम हरियाणा के साथ कंपेयर करेंगे तो ये संभव है नहीं ना। चलिए, परिस्थितियां अलग अलग राज्य की अलग अलग है ढूल साहब, और उसी हिसाब से कांग्रेस तय करेगी, उसी हिसाब से कांग्रेस तय करे। रेड्डी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले के कमेंट में गिल साहब से ले लेता हूं और उसके बाद मैं जाऊंगा राष्ट्र दैया के पास, टीपी पोडिया के पास, क्योंकि सत्ता में दोनों लोग हैं, दोनों से जवाब लेना चाहेंगे। अब सवाल मेरा गिल साहब आपसे, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि तीसरे मोर्चे का आह्वान इनेलो कर रही है, तीसरे मोर्चे का आह्वान और भी तमाम पार्टियां कर रही हैं, और वो इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अकेले बीजेपी के साथ लड़ना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को क्या लगता है? शमशेर जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो इनेलो आज सियासी जमीन ढूंढने की वकायद में लगी हुई है, जो इन्होंने चौटाला साहब के टाइम में जो इन्होंने शासन किया और व्यक्तिवाद को हैवी रख के जो इन्होंने तानाशाह रूप में शासन किया, तो उसका रिजल्ट आया कि इनेलो सुप्रीमो को और इनके नेताओं को जेल भी काटनी पड़ी। और उनका आरोप सीधा सीधा इन्होंने आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाया कि उन्होंने हमें बदले की भावना से जेल में डाला। आज ये लोग उन्हीं से ही कांग्रेस से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस का शासन भी लोग लगातार देख चुके हैं। वो तो जो कानून व्यवस्था जो हरियाणा को सबसे निचले स्तर पर ले जाकर जो शिक्षा में हरियाणा को सबसे नीचे किया, मैं आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन के नाम पर जो इन्होंने स्कूल के टीचरों के पद खत्म करने किए और साथ में इन्होंने स्कूलों को बंद करने का काम किया। तो एक मेरा जाखल ब्लॉक है यहाँ टोहाना हल्का में, वहाँ ये देखिए आज की अखबार में है, इसमें 250 बच्चे हैं और उनके लिए कमरा नहीं है बैठने के लिए। आंगनवाड़ी के रूम में जहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं वहीं पे बच्चों को बैठ के पढ़ाया जा रहा है। ये व्यवस्था इन्होंने पैदा की है। तो अब जो जनता के सामने विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। गिल साहब, ये जो दावा आप लोग करते हैं, इस दावे को मैं कैसे समझूं? एक मिनट गिल साहब, ये जो दावा आप कर रहे हैं, एक मिनट, एक सवाल है मेरा इस बीच। एक दावा जो आप कर रहे हैं कि अकेला विकल्प यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, आपको ऐसा लगता है कि हम जो है बीजेपी का विकल्प बनेंगे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में आप कहीं किसी क्षेत्र में कोई विधानसभा का चुनाव, कोई लोकसभा का चुनाव उस हालत में है नहीं जो आपने जीता हो कभी। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें, इतना आसान नहीं। पंजाब में तो आप लोगों ने इस चुनाव से पहले अपनी स्थिति ठीक ठाक कर ली थी, लेकिन यहाँ तो वो ग्राउंड पर भी नहीं दिखता है, तो ये कैसे आधार बनेगा? मैं आपको यही बताऊंगा कि दिल्ली में हमने कोई चुनाव नहीं जीता था। दिल्ली में भी हमने मजबूती से इलेक्शन लड़ा। हाँ, और पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, और पंजाब का जो शासन है वो बहुत भली भांति हरियाणा की जनता देख रही है। और जो कानून व्यवस्था की जो दूसरी स्थितियां हैं, जो दिल्ली की शिक्षा की या स्वास्थ्य की या अन्य स्थितियां, वो हरियाणा की जनता जान रही है। क्योंकि आज देखिए हरियाणा में कल के रूप में कहूँ कि कांग्रेस में मेरे साथी कह रहे थे कांग्रेस की कई राज्यों में बिखराव है। बिखराव हरियाणा में कहाँ नहीं है। हरियाणा में पूरी तरह कांग्रेस बिखरी हुई है। देखिए जो स्थिति पंजाब में थी वही स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में है। चलिए, ये आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी, मैं कहूँगा अगर तो उनकी शैलजा से नहीं बढ़ती, और शैलजा के लिए तो उनकी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ऐसा खेल होता है। ये गिल साहब, राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी की प्रबल होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है गिल साहब,
राजनीतिक इच्छा शक्ति हर किसी की प्रबल होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर जीतने का प्रयास करता है। ठीक है, ठीक है, आप राष्ट्रपति भैया सब बातों का जवाब देंगे और जेजेपी से भी बात करेंगे। ठीक है गिल साहब, मैं लौटूंगा क्योंकि मुझे बाकी लोगों से बात भी करनी। दैया साहब, अब अभय चौटाला कह रहे हैं सब साथ आ जाओ, उधर से कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जहां जहां लगेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में दूसरी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त माहौल है, इस माहौल में सियासी जो स्थितियां हैं, प्रदेश की बात कर लेते हैं या देश की बात कर लेते हैं, ऐसे माहौल क्यों हो गए हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग जेल में डाल देंगे, जेल में बैठकर लोगों को सियासत करनी पड़ेगी, और जो इस वक्त सबने कहा उसको समझकर आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं आपसे पहले एक विषय पे बात करना चाहता हूँ जी। सीधी सीधी बात है, आज मेरे साथी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, INLD के भी, कांग्रेस के भी और आप पार्टी के, इन्होंने अपने आप में ये सिद्ध कर दिया कि हमारा कोई अलायंस नहीं है और ना अलायंस करने वाले हैं। सब अपने आप को ताकतवर बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी सिद्ध कर दिया कि ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में मजबूत है, बिना इकट्ठा हुए उनको हम नहीं हरा सकते। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये अपने अपने पक्ष में, अपने पलड़े में कमजोर खड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं लोकतंत्र का कार्य करता हूं, लोकतंत्र, मेरे देश में लोकतंत्र बड़ा है। लोकतंत्र की सुंदरता तस्वीर यही होती है कि जहां सत्ता पक्ष मजबूत हो, विपक्ष भी साफ सुंदर अच्छा होना चाहिए और विपक्ष को बिल्कुल समय समय पर सरकार को चेताना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने जो विपक्ष है मुद्दावहीन है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। रोज नई नई बात घड़ के झूठ का प्लंडर लगा के जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता अस्वीकार करती है। जनता ने पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार में समझा है कि कोई स्वच्छ शासन दे सकता है, कोई जनहित का शासन दे सकता है, कोई अंतिम छोर में जो कोई व्यक्ति बैठा है उसका उत्थान कोई कर सकता है, किसान का उत्थान कोई कर सकता है, व्यापारी का उत्थान जो कर सकता है, विदेश नीति में जो कामयाब कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दैया साहब, मैं हरियाणा की बात करूंगा आपसे, हरियाणा की स्थिति की भी बात कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। पिछले कुछ समय में उपचुनाव होते हैं दैया साहब, हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी विधानसभा का उपचुनाव जो होता है, दैया साहब एक मिनट थोड़ा सुने मेरी बात भी, आपके पास आ रहा हूँ, आप ही से सवाल है। पूरी होने दिए। हरियाणा में हमने पढ़ी लिखी पंचायतें दी, पंचायत ने जो काम करके पिछली योजना में दिखाया वो अपने आप में उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री जी आज बोल रहे हैं कि विपक्ष जो बिखरा पड़ा है, लेकिन पढ़ी लिखी पंचायत के बाद जो परिणाम आया दैया साहब, पढ़ी लिखी पंचायत के बाद परिणाम जो सामने आया, तो आप लोगों को जेजेपी का साथ लेना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ऐसा असर होता जो दावे आप लोग कर रहे हैं। एक मिनट दैया साहब, पूरी बात सुन ले आप। देखिए, मैंने सबसे सवाल पूछा, आपसे पूछूंगा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप जब 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं 75 पार, लेकिन स्थिति वैसी नहीं बनी, आपकी पार्टी के तमाम मंत्री हार जाते हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो ये जो दावा आप लोग करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, किस आधार पर? उपचुनाव में कुछ परिणाम सामने आते हैं, वहां हमने देखा, वहां भी स्थिति कहने की आप लोगों के लिए आसान नहीं रही, तो ये कहना कि हमारी सरकार बनेगी, इन दावों में कितना दम आपको दिखता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक बोला आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात का कदर करता हूँ कि हमने 2019 में हम बहुमत से नीचे रह गए और हमने आंकड़ा 75 का दिया था। ठीक है, उस समय हमने जनता के उस मत का भी स्वागत किया जो जनता ने हमें दिया। हमने मिलकर सरकार प्रदेश हित में चलाई और बनाई, और इसलिए बनाई थी कि प्रदेश ने मैंडेट हमें नहीं दिया, हाँ, लेकिन बहुमत लार्जेस्ट पार्टी हमें दिया और हमने उस दल को अपने साथ लगाया जो हमारे साथ हमारे विचारधारा को और हमारे सरकार का उस एरिया अपना काम किया। और आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता, व्यापारी, कर्मचारी और आपके अध्यापक, विद्यार्थी, सबके बीच में हम प्रतिकूल नजर आ रहे हैं, हम उनके अनुरूप नजर आ रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक बात है कि आज हम और हमारा साथी मिलकर हम जो सरकार चला रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर विपक्ष को आपत्ति है, सवाल सबके मन में ये बना हुआ है कि ये साथी जो आपके चुनाव में भी साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर आप लोग खुल के नहीं बात करते हैं। टीपू पुड़िया के पास जाऊंगा मैं। इसका भी आपको जवाब देता हूँ। राजनीति परिस्थितियों पर आधारित होती है, पर समय आएगा उसका भी हल जवाब आपको मिल जाएगा, और उसका भी आपको माकूल जवाब मिल जाएगा। यही तो आप लोग कह रहे हैं लगातार कि दैया साहब, यही तो आप कहते हैं कि परिस्थितियां देखी जाएंगी। ठीक है, पुड़िया साहब, क्या लगता है आपको अभय चौटाला का ये कहना कि सबको साथ आ जाना चाहिए, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का ये कहना हम अपनी स्थिति मजबूत किए बैठे हैं, आम आदमी पार्टी का ये मानना है
कि अकेला अकेला विकल्प जो है आम आदमी पार्टी है। पंजाब में हमने सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई। अब ऐसी स्थिति में जननायक जनता पार्टी जो है उसका नजरिया क्या है इस चुनाव को लेकर, और गठबंधन को लेकर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, पर आप लोग भी खुलकर नहीं बोलते हैं, गोलमोल सा जवाब दे देते हैं। देखो शमशेर जी, हर पार्टी के नेताओं की, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा रहती है कि हम सरकार में आए, और सरकार में आने के लिए हम गठबंधन करें, चाहे हम प्री अलायंस करें या पोस्ट अलायंस करें, हमारे संविधान में ऐसी प्रक्रिया है कि हम कर सकते हैं। उसके लिए सभी पार्टियां दावे भी करती है और प्रयास भी करती है, और करना भी चाहिए। रही बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बयान की, तो एक वक्त एनएलडी का वो भी था जब 2005 के अंदर एनएलडी की सिर्फ 9 सीटें आई थी, और उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पैदल यात्रा निकाली, और उसका नतीजा ये रहा, जो आगामी जो विधानसभा चुनाव हुआ वो 9 सीटें बढ़कर के 31 सीटें हो गई। और उसके बाद 2013 के अंदर जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जेल में जाना पड़ा, और उसके बाद पूरी तरह से जो कमान है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में आ गई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में कमान आने के बाद जो उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ वो 2014 का चुनाव हुआ, जिसमें उसका नतीजा क्या रहा भाई, 31 सीटों की जो इनेलो है वो 9 सीटों पर आके सिमट करके रह गई। फिर उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनएलडी सिर्फ 1 सीट पर रह गई, और लोकसभा जो उसके बाद आगामी लोकसभा जो चुनाव हुआ, लोकसभा के दौरान सिर्फ 1.5% वोट बैंक की एनएलडी पार्टी रह गई थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको, अगर अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व को 2014 में जनता ने स्वीकार नहीं किया, 2019 में जनता ने स्वीकार नहीं किया, 2024 में भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन आप लोग 2014 के बाद 4 साल तक इंतजार करते रहे पोड़िया साहब। आप लोगों को पता लग गया था 2014 में कि अभय चौटाला के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जनता ने, फिर आप इसका 4 साल तक वेट क्यों करते रहे? आप लोगों ने अलग पार्टी गठन करने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? शमशेर जी, हमने पार्टी अलग गठन करने के लिए इंतजार नहीं किया। आप बात को समझिए, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता तक ये बात जानी बहुत ही जरूरी है कि जिस प्रकार अगर आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो घूम घूम के जो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा का कहीं पर भी कोई रेस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा, नहीं कोई इस पैदल यात्रा को कवर कर रहा है। आज जिस प्रकार ये विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी समय रहते अपने परिवार को एकजुट रख लेते, अगर अपने बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपने दोनों सगे भतीजे दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी को पार्टी से न निकालते तो आज ये नौबत नहीं आती। जींद के गोहाना रैली में किसने अनुशासनहीनता की थी पोड़िया साहब? जो रैली हुई थी वहां पर अनुशासनहीनता किसने की थी? वहां पर जो नारे लग रहे थे, वहां पर ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में नारे लग रहे थे। लोकतंत्र पार्टी में नारे लगना, वहां जन भावनाओं को देखते हुए जो नारे जो लग रहे थे वो दुष्यंत चौटाला जी के फेवर में लग रहे थे। भाई आप दुष्यंत को आगे करो, आप दुष्यंत को आगे करो। तो पूरा हरियाणा का यूथ दुष्यंत की डिमांड कर रहा था, तो वो तो चलो मैं पिछली बातों फिर उसका क्या हुआ? दुष्यंत, पूरा हरियाणा दुष्यंत की डिमांड कर रहा था, ठीक है, एक मिनट पोड़िया साहब, दुष्यंत चौटाला की डिमांड पूरा हरियाणा कर रहा था, तो चुनाव में क्या रहा? जींद उपचुनाव पहला होता है, वहां पर हार जाते हैं, प्रदेश में चुनाव होता है, वहां पर आप लोग जो है बहुमत से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अगर पूरा हरियाणा डिमांड कर रहा था तो आप लोगों का बहुमत आना चाहिए था। शमशेर जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप इस पहलू पे एक नजर ये भी डाल लीजिए, भी जननायक जनता पार्टी जो नई नवेली जो पार्टी बनी, भी किस प्रकार कैसे हालात में पार्टी बनी, और उसके बावजूद भी जींद के उपचुनाव में जो कांग्रेस के जो धुरंधर नेता अपने आप को कहते थे, उनकी जमानत जब्त होने का काम हुआ। ठीक है। और बड़ी मजबूत तरीके से सेकंड नंबर पर दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने बहुत भारी भरकम वोट लेने का काम किया। और उसके बाद जिस प्रकार हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया, उसमें लोगों ने हमें 10 सीटें दी, और वो 10 सीटें काम करने के लिए दी। कई बार हमारे जो कांग्रेसी प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी एनएलडी ये कह देते हैं कि बार बार भी आप जो चुनाव से पहले बात करते थे, बीजेपी के खिलाफ बात करते थे, फिर आपने वो अलायंस क्यों किया? हरियाणा की जनता ने ये तय किया ना भी किसको कितनी वोट दी, किसको कितनी सीटें दी, तो लोकतंत्र का फैसला। ठीक है पोड़िया साहब, रोकूंगा मैं आपको। आज चर्चा जिस मसले पर हम कर रहे थे, क्योंकि सवाल एक एक सबसे मैंने किया और लगभग सभी को मेरी कोशिश थी कि पूरा बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का अपना एक प्रयास है, और पॉलिटिकल पार्टी जो भी कोई होती है उसके लिए वोट बैंक तो महत्वपूर्ण होता है। उस वोट बैंक को अपने फेवर में करने के लिए
बहुत से ऐसे बयान दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार होता है कि वो समीकरण सिरे चढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो समीकरण बनाने की कोशिश होती है वो किसी मसले को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, क्षेत्र को लेकर बात नहीं बनती है। अब देखना होगा कि विपक्ष जो लगातार एक बात कह रहा है कि हम जो है एकजुटता के साथ हमें आना चाहिए बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी कहती देखिए जहां जहां हम कमजोर होंगे वहां हमारे नेतृत्व में दूसरी पार्टी को मेरे साथ आना चाहिए। चारों पांचों खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। पर दिलचस्प बात यह है कि आने वाले दिनों में जो सभी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और इसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा। अब सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देखिए जो कमजोर होता है विपक्ष वो इस प्रकार की बात करता है और हम एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, उनका मानना था। पर दिलचस्प ये है कि चुनाव से पहले इस प्रकार के बयान देखने को मिलते रहेंगे। कौन किसके साथ आएगा, किस बात पर साथ आएगा और क्या बातचीत होगी आपस में और ये चीजें सिरे चढ़ पाएंगी नहीं पाएंगी, अभी कहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।